मैंने आपको कई बार बताया कि साइबर क्राइम करने वाले लोगों को कैसे ठगते हैं। कभी पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बनाकर, कभी सीबीआई या ईडी का अफसर बनकर, कभी कोर्ट कचहरी जैसा सेट बनाकर, जज बनकर लोगों को लूटते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक केस का लाइव टेस्ट दिखाऊंगा। मामला लखनऊ का है। एक बुजुर्ग महिला को यह कहकर डराया गया कि उसके नंबर का इस्तेमाल पहलगाम हमले के आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने के लिए किया गया। डरी हुई बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। घबराकर यह महिला अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी के 1.5 करोड़ रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंच गई। वो तो ऐन मौके पर बैंक के अधिकारियों को शक हो गया। उन्होंने महिला को वार्न किया, लेकिन महिला पैसे ट्रांसफर करने की जिद पर अड़ी रही। वो घबराई हुई थी। बैंक अफसरों को फोन तक दिखाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट थी। बैंक के अफसरों ने 3 घंटे तक उसे समझाया, फिर पुलिस को बुलाया। तब जाकर महिला ने पूरी बात बताई। जैसे ही पुलिस एक्टिव हुई तो ठगों ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और आखिरकार महिला ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इस केस को देखना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हजारों लोग इसी तरह की जालसाजी का शिकार होते हैं। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने ठगी का शिकार हुई महिला से बात की, बैंक के अफसरों से जानकारी ली और पुलिस से भी बात की। आप सबकी बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा, एहसास होगा कि साइबर क्रिमिनल कितने चालाक होते हैं, किस तरह लोगों को डराते हैं, कैसे पैंतरे अपनाते हैं और वो लोगों की मासूमियत का किस कदर फायदा उठाते हैं। इस रिपोर्ट से आपको यह भी पता चलेगा, अगर किसी के साथ इस तरह का धोखा हो, कोई डराने धमकाने की कोशिश करे, कोई डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो हमें क्या करना चाहिए। लखनऊ के विकास नगर में रहने वाली उषा शुक्ला के पास अननोन नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को सीबीआई अफसर बताया और कहा कि इस नंबर का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में हुआ है। यह सुनकर उषा शुक्ला बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने हमारी संवाददाता रुचि कुमार को बताया कि कॉल करने वाला पुलिस के यूनिफॉर्म में था। वहां 2 लोग और भी बैठे थे, जिनमें एक महिला भी थी। इन ठगों ने उषा शुक्ला से कहा कि अगर वो गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं तो डिजिटल अरेस्ट रहना पड़ेगा। घर में किसी से बात नहीं करेंगी, किसी को कुछ नहीं बताएंगी। फ़ोन आया कि भैया आपके हस्बैंड का नंबर था, फ़ोन नंबर बताया उन्होंने, इस नंबर से आपका मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 50 करोड़ की और ये हुई है, तो ये आपका, तो हमने कहा हमसे क्या मतलब, हस्बैंड की तो डेथ हो गई है और ये नंबर, कह रहे नंबर तो है आपके पास, आप इस्तेमाल तो कर रही हैं। हमने कहा हाँ इस्तेमाल तो कर रहे हैं। तो कहने तो बस, तो फिर इसीलिए तो आपका इंक्वायरी करी जा रही है, सीबीआई की तरफ से हम बोल रहे हैं। तो हमें दहशत है, सीबीआई से क्या मतलब। तो कह लें कि हमने कहा तो हमारे यहाँ को जब हस्बैंड नहीं है, नंबर खाली हम सुनते हैं, इससे कुछ करते थोड़ी हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपको ये ऐसा नंबर दीजिए व्हाट्सअप हो। तो हमने कहा वो तो व्हाट्सअप दूसरे नंबर पे है, तो कह लें वो नंबर दीजिए, तो अब व्हाट्सअप से आपसे बात करेंगे। तब हमने व्हाट्सअप का नंबर दे दिया। अब उन्होंने अब दिखाया कि हम पुलिस वाले ही हैं। देखो पुलिस की वर्दी में थे वो लोग और 2 लोग थे। और उसके बाद कह लें कि हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर हम अपने बड़े साहब के पास जाएंगे, फिर सीबीआई वाले उनके पास जाएंगे। हमारे जो उनसे बड़े अफसर हैं, उनके 2 लोगों ने तो ऐसे बात करी। फिर एक बार वो जो लेडी थी कोई, वो कह ले हम भी सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के पास जाता था, वो कहे अरे यहाँ बात करने के लिए क्यों लाए हो, इनको अरेस्ट करो, पुणे लेके आओ थाने में, और इनकी इंक्वायरी वहाँ करी जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि कुछ पैसा आतंकवाद, जो ये पैसा नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये जो दिल्ली में जो केस हुआ है और कश्मीर में जो केस हुआ है, उसमें ये पैसा इस्तेमाल हुआ है, इस अकाउंट से पैसा इस्तेमाल हुआ है और कैनरा बैंक में खोला गया है एक। और वहाँ हमने कहा हमारा कैनरा बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। तो कह रहे नहीं उसी वहीं से उन लोगों ने किया है। तो आपको तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी आपकी,
इंक्वायरी करने के बाद सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। साइबर क्राइम करने वाले अपना टारगेट बड़ी चतुराई से चुनते हैं। उषा शुक्ला घर में अकेली रहती हैं, बच्चे बाहर रहते हैं। उनके पास पहली बार साइबर ठगी का फोन 11 दिसंबर को आया था। उसके बाद से जालसाज लगातार उनके कांटेक्ट में रहे। घर में मेड के आने पर पाबंदी लगा दी गई। ठगों ने उषा शुक्ला को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो 24 घंटे वीडियो कॉल पर रहेंगी। सुबह जागते ही वीडियो कॉल पर गुड मॉर्निंग कहेंगी, हर घंटे मैसेज देंगी, सोने से पहले गुड नाइट कहेंगी, लेकिन फोन ऑफ नहीं करना है। उषा शुक्ला ठगों की बातों से इतना डर गई कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठगों ने उषा शुक्ला से उनके अकाउंट्स की डिटेल ले ली। जब ठगी करने वालों को पता चला कि महिला के पास 1.5 करोड़ की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया और कहा कि सारा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। जांच के बाद 2-3 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। साथ में धमकी भी दी, अगर किसी को इसकी जानकारी दी तो उसके परिवार वालों की जान खतरे में आ सकती है। इसके बाद उषा शुक्ला सीधे विकास नगर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में पहुंची और बैंक अफसरों से अपनी 13 फिक्स डिपॉजिट्स को तोड़वाकर ठगों की तरफ से बताए गए खाते में पैसा ट्रांसफर करने को कहा। बैंक में काउंटर पर बैठी महिला को उषा शुक्ला के हाव भाव देखकर थोड़ा शक हुआ। उसने अपने सीनियर को जानकारी दी। सीनियर अफसर ने पुलिस को कॉल किया, क्योंकि उषा इस कदर ठगों की बातों के जाल में फंसी हुई थी, किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं थी, बहुत डरी हुई थी। पुलिस की एंट्री हुई तो सारा सच सामने आ गया। उषा शुक्ला ठगी का शिकार होने से बच गई। बहुत ज्यादा डर गई हैं आप। अरे रोज अबे में दहशत तो थी कि वे किसी को बताएंगे और किसी के हाथ में फोन ना जाने पाए। तो तभी बैंक वालों ने जब फोन लिया कि दिखाया तो हम पास में चले गए, इसमें ये और कुछ ना देख पावे, तो तभी उनको और शंका हो गई। जैसे बैंक में आप जब अपनी 13 एफडी तुड़वाने पहुंची तो वो जो वहाँ पे मैडम थी उन्होंने आपको कहा, तो आपको मतलब ये नहीं लगा कि हाँ ये मेरी मदद करी, तब आपको डर लगा? हमें डरने वरने की तो हमें तो वो लोग कह रहा कि नहीं 2-3 दिन बाद पैसा वापस आ जाएगा। तो हम तो यही सोच के गए थे कि भाई ये इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएगा पैसा। तो वो लोग बोले भी कि आप सारा खाली कर देंगी और तो फिर हमारी बैंक में मतलब इस समय हमें जोड़ पैसा चाहिए और आप खाली कर रही हैं, थोड़ा निकालिए। तो हमने कहा नहीं बच्चों को देना है इसलिए पूरा कर दो, 2-3 दिन बाद तो यहीं आ ही जाना है वापस। ऐसे हमने कहा, भाई हमें क्या मालूम था ये 420 है। हमने कहा 2-3 दिन बाद तो वापस आ ही जाना है तुम्हारी बैंक में। बहुत क्या डरा, मतलब धमका के बातचीत कर रहे थे पुलिस अफसरों की? नहीं, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। क्या आपने बहुत कोऑपरेट किया, हमने जो पूछा वो आपने बताया, खूब अच्छे से बातचीत की और जो हमने कहा वो आपने माना। इस तरह से धमकाया तो नहीं उन्होंने, सब कुछ जो कुछ किया प्यार से किया। हम सीबीआई वाले हैं और देखिए हम इंक्वायरी आपकी कर रहे हैं और मतलब आपको पूना न जाना पड़े, जेल में बंद ना होना पड़े, आपको परेशानी ना हो, इसीलिए हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको पता नहीं था यार? नहीं, ये तो पता था 420, लेकिन हमें मालूम था ये 420 हमारे साथ हो रही। आपने अपने बेटे को भी कुछ नहीं बताया? अरे बेटे को बताते तो मार देते वो लोग, इसलिए नहीं बताया। पहले तो उत्सुकता होती है, बता क्या रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी कहाँ से हो रही, डर तो लगता ही है। सीबीआई वाई के नाम सुन के अरे जो हम अकेले घर से कहीं निकलते नहीं, कभी नौकरी नहीं करी, चाकरी नहीं करी, तो हम सीबीआई के नाम पे हमें डर लगेगा ही। और उस आवाज टोन में बात कर रहे थे तो ये लग रहा था हाँ सच में पुलिस वाले ही बोल रहे हैं। वो लेडी भी इस तरह से बात कर रही जिससे कि लग रहा था हाँ पुलिस वाली ही है। पुलिस की वर्दी में थे, कैप लगाए हुए थे और लेडी को भी एक बार एक झलक दिखाई थी, उसके बाद फिर फोटो उनकी नहीं आती थी, हमारी दिखाई पड़ती थी। साइबर ठगों ने उषा शुक्ला को एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया था। उन्हें यह भी बताया गया कि अगर बैंक के अधिकारी पूछें कि एक साथ इतना सारा पैसा क्यों निकाल रही हैं तो क्या कहना है, क्या जवाब देना है। फिर यह भी कहा किसी को फ़ोन नहीं दिखाना, अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक से बाहर आकर ही उनसे बात करनी है। जब उषा बैंक में पहुंची तो उस वक्त भी ठग व्हाट्सएप पर कॉल पर थे। बैंक में जाकर उषा शुक्ला ने वही किया जो ठगों ने उन्हें बताया था, क्योंकि वो तो उन्हें पुलिस अफसर मानकर उनकी बात सुन रही थी।
लेकिन बैंक अफसरों की अलर्टनेस से वो इस डिजिटल क्राइम का शिकार होने से बच गई। तो हमने उसको बताया कि इतना पैसा यहाँ है, ये एफडी है, एफडी बताई हमने, एफडी है और इस बैंक में है। तो सब हमने लिखवा दिया था। तो उसने कहा था आज आप पीएनबी जाइए, वहाँ से एक बैंक का काम करिए, एक कोई एड्रेस दिया था कि भाई इसमें पता नहीं कौन सा फॉर्म था, उसमें भर के आप भेज दीजिए। तो हमने कहा तो फिर तो भेज के क्या होगा, कहने इंक्वायरी करने के बाद सारा पैसा आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नाम फिर से 2-3 दिन बाद। तो हम बैंक इसीलिए गए थे कि भाई इतना तोड़ दो। तो उन्होंने कहा सारा इकट्ठा क्यों तुड़वा रही हैं? हमने कहा बच्चों को देना है। उन लोगों ने यही कहा था, कह देना बच्चों को देना इसलिए तुड़वा रहे हैं। हमने यही कहा तो उन लोगों को शंका हो गई। तब उन्होंने धीरे से कहा कि बातचीत की, उन्होंने कहा ये एड्रेस गलत है जो आप दे रही हैं, ये एड्रेस गलत है। तो फिर हम बाहर आए, भाई उन्होंने कहा था बैंक के अंदर से फ़ोन मत करना, बाहर आके बात करना। तो हम बाहर आए, बात कर रहे थे कि भाई तो एड्रेस गलत बता रहे हैं, तो जो सही एड्रेस हो वो बताओ। तो कहने सही एड्रेस वही है लेकिन तुमने हाथ से लिखा है, लो हम भेज देते हैं। दोबारा उन्होंने भेजा, फिर वही हमने बैंक मैनेजर को दिखाया कि भाई देखो ये एड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है एड्रेस, लेकिन फिर भी उनको हो गई शंका। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप फ़ोन तो दिया काट उन्होंने कहा ऐसा है, आप डरिए नहीं और आप सही आपको कुछ किया डर रही हैं, आप डरिए नहीं, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आप बताइए क्या। तो तब हमने उन्हें बताया कि भाई 11 तारीख से लेके अब तक 15 तारीख तक वो लोग रोज़ बात कर रहे थे, रोज़ कहते थे हर घंटे आप लिखिए आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। हर घंटे सवेरे गुड मॉर्निंग लिखिए, जब सो के उठती हैं, रात को सोते समय आप गुड नाइट लिखिए, तो हमको पता लग जाए आप सो गए हैं। और फ़ोन अपना ऑन रखना, वीडियो कॉल चलती रहेगी। अच्छा, चल रही थी लगातार? हाँ लगातार चल रही थी। कहने आप चार्जिंग पे लगा के ऑन करके रखिए, हमें जब मर्जी होगी हम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर लेंगे। तो वो चार्ज रहा, लगा रहा। और किसी को बताना नहीं, अगर बताओगी तो उसकी जान की मुसीबत है, मतलब वो मारा जा सकता है। बैंक में उषा शुक्ला की बात सबसे पहले बैंकर अंकिता से हुई। अंकिता ने बताया कि उन्होंने उषा शुक्ला से बार बार पूछा कि वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र क्यों करना चाहती हैं। अंकिता ने बताया उन्होंने उषा को समझाया, लेकिन उषा जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इससे उन्हें लगा ज़रूर कोई गड़बड़ है। तब उन्होंने ब्रांच मैनेजर को इसकी जानकारी दी। क्या हुआ, महिला ने आके क्या कहा? मैम वो जैसे ही मेरे पास आई, उनका बंच ऑफ एफडी था पूरा, 1-2 नहीं कई एफडीज थी। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे यही बोला कि मैम मुझे ये एफडी तोड़वानी है। तो उनका जो टोन था, जो हाव भाव था, उससे थोड़ा सा मेरे को लगा। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, इतने फंड की अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वो जो भी रिप्लाई कर रही थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। फिर मैंने अपने बीएम के पास उनको भेजा कि सर इनको थोड़ा सा देखिए। मेरे दिमाग में ये आया शायद ये डिजिटली अरेस्ट हैं, अब डायरेक्ट तो उनसे नहीं पूछ सकते ना कह सकते हैं। तो हमने उनसे बोला कि उनको बिठाइए, थोड़ा पानी वानी पिला के कन्विंस कीजिए। फिर वो सर के पास गई। फिर सर ने उनको 2-3 घंटे डील करने के बाद फिर बहुत मुश्किल से लगभग दोपहर के 3 बजे उन्होंने बताया कि हाँ सर मेरे साथ ये हुआ है, मेरे से ऐसे बात कर रहा है कोई, फ़ोन पे 2 दिन पहले से कॉल आ रहा है और मुझसे बोला गया आप किसी से संपर्क ना रखें, अपना दरवाज़ा बंद रखें, इवन अपने घर के मेड को भी अंदर नहीं आने की परमिशन थी, ऐसा भी बता रही थी वो। और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाइए, एफडी तोड़वाइए, ब्रेक कीजिए और आरटीजीएस कर दीजिए सारा फंड। ये हुआ था। इसके बाद विकास नगर में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर श्रवण राठौर ने डिजिटल ठगों की गिरफ्त में फंसी उषा शुक्ला से खुद बात की। 3 घंटे तक उन्हें अपने पास बिठाए रखा, फिर ये कहकर टालने की कोशिश की कि जो अकाउंट नंबर दिया गया है वो गलत है। इसके बाद उषा शुक्ला बैंक से बाहर गई। बाहर जाकर चुपके से ठगों से फिर से बात करने लगी। तो बैंक मैनेजर ने अपने एक सहयोगी को उन पर नज़र रखने को कहा। और जब बैंक वालों को भरोसा हो गया कि वो इस वक्त डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों के जाल में फंसी हुई हैं, तो बैंक मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया। तो वो वेल कॉन्फिडेंट महिला लग रही थी और साउंड माइंड था उनका, कोई ऐसा हाव भाव नहीं उनके दिख रहे थे कि जो है कोई ऐसा है उनका। मैंने उनको बोला कि आपका ये अकाउंट नंबर गलत है, इसमें आप जो है मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या तो चेकबुक आया होगा आपके पास या फिर मैसेज आया होगा, वो दिखा दीजिए मोबाइल में। उन्होंने मना कर दिया दिखाने से फ़ोन एकदम से कि हम फ़ोन आपको नहीं दिखाएंगे।
वो कह के बाहर चली गई। फिर वो रिजिड थी अपनी बात पे कि हमारा जो खाता है ये सही है। उसके बाद मैंने फिर वही किया कि नहीं, आपका खाता नंबर गलत है, मेरा सिस्टम शो नहीं कर रहा है। तब मैंने कहा आप अपना फ़ोन दिखाइए। फिर मैंने उनका फ़ोन लेके वो चीज़ देखी तो वो व्हाट्सएप पे एक कॉल पड़ी हुई थी, वॉइस कॉल पड़ी हुई थी उनकी, और एक नाम भी जो जनरली नहीं होता है उस टाइप का नाम उस पर सेव था। तो फिर वहाँ पे एकदम कंफर्म हो गया मैं कि ये डिजिटली अरेस्ट है। फिर उनको मैंने बोला मैडम आप चिंता ना करें, और पहले तो मैंने कहा कि ये आपका इतना पैसा है, एक बड़ा अमाउंट था, तो हमने कहा कि आपका इतना पैसा है, अगर ये 5 मिनट में चला जाए तो आपके पास क्या बचेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर तो कुछ नहीं है। हमने कहा आपके को पैसा जा रहा है, आप डिजिटली अरेस्ट हैं और आपका माइंड वॉश कर दिया गया है, आप जहाँ बैठी हैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको जो है अभी पुलिस में बात करके और जो भी सुरक्षा होगी वो भी मुहैया कराई जाएगी प्रॉपर। अपने अधिकारियों से बात करके मैंने जेडएम सर हैं यहाँ तक भी बात की गई, अपने अधिकारियों को सूचित किया। आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों से 3000 करोड़ रुपए लूट चुके हैं। पिछले दिनों जब ये फिगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भी चौंक गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्रॉड का अमाउंट इतना बड़ा हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट का स्केल कितना भयानक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की शुरुआत के 2 महीने में डिजिटल अरेस्ट के 17,718 केसेस दर्ज किए गए। डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें डराकर उनके बैंक से पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है। जालसाजी करने वाले कभी नकली पुलिस स्टेशन दिखाते हैं तो कभी फर्जी कोर्ट दिखाकर लोगों को जेल का डर दिखाते हैं। ये बेईमान लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ज्यादातर केसेस में ये क्रिमिनल बाहर के मुल्कों से ऑपरेट करते हैं, इसलिए एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई इस तरह की धमकी दे तो तुरंत अपने आसपास के लोगों को या पुलिस को रिपोर्ट करें। सरकार ने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 1930। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो 1930 पर जरूर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे अपराधियों के पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लखनऊ वाले केस में भी अगर बैंक की अफसर अलर्ट न होती, समझदारी न दिखाती तो एक और बुजुर्ग ठगी का शिकार हो जाता।